नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लास अपलोड हो चुकी है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और एंशिएंट हिस्ट्री को हम शुरू से लेकर के जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक चलने वाले हैं। क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि हमारी जो क्लास होने वाली है वो हाई लेवल की होने वाली है। मतलब इसमें आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की जो है ना तैयारी कर सकते हैं। मतलब जीरो से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा हो कि नहीं सर हम ग्रुप डी में हैं तो ग्रुप डी के लिए क्या इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो से हीरो लेवल तक की क्लासेस चलाई जा रही है। तो आप लोग इसको ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है, क्योंकि यह जो सीरीज है वो हम A to Z बातें इसमें बताने वाले हैं और बताते भी हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखें, पिछले वीडियो को, तो ज़रूर देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें वाकई में हम सारी चीज़ें उस लेवल की बताते हैं या फिर केवल ऐसे शब्दों में ही आपके सामने रखते हैं। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट किए थे, तो चलिए इसके आगे की ओर बताते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन था उसके बारे में बता रहे थे। धार्मिक जीवन बताने के बाद इसकी जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में बता रहे थे। तो चलिए आज की क्लास को हम आर्थिक जीवन से ही प्रारंभ कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना, तो इतनी तमाम चीज़ों को हमने बता दिए थे। आगे अगले स्लाइड पे हम लोग डायरेक्ट आ जाता है, यहीं से शायद हम बताना शुरू किए थे। देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, इससे पहले बताए थे। एक सेकेंड। हाँ देखिए, यहीं से पिछले वीडियो जो हमने बनाए थे उसमें जो है सो हमने आपको इसके बारे में बता दिए थे। इससे पहले की बातें जितने भी कृषि के बारे में समझा दिए थे, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के कृषि कार्य हुआ करता था और वो अधिशेष के रूप में जो है सो अनाज को बचा पाते थे कि नहीं बचा पाते थे, इसके बारे में बता दिए थे। क्योंकि इतना बात तो आप लोग भी जान ही सकते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि बृहद स्नानागार भी है और अन्नागार भी है। तो अन्नागार कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था, और अन्न का भंडारण करने से ये प्रमाण होता है कि उसमें अधिशेष के रूप में जो सो अनाज उसको होता था। अधिशेष करने के मतलब खाने से जो उबड़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, साल भर के स्टॉक में जो खाते हैं किसान लोग या आम जनता लोग, उनको अपने खाने से जो ज़्यादा शेष बच जाता है वो अधिशेष के रूप में माना जाता है। और जो सरकार के पास जो है सो जमा होते, जैसे हम लोगों के भी पास अभी है ना, सरकार के पास एफसीआई गोदाम रखा हुआ है। एफसीआई में जो है सो अनाज भंडारण किया गया है और गरीबों को जो है सो राशन के तौर पे जो है सो उसको जो है सो मुहैया कराया जाता है, पर मंथ के हिसाब से कम रेट पर मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय में भी क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता में बृहद अन्नागार हुआ करता था। ठीक है ना, तो कृषि के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिए थे। आज की इस क्लास में पशुपालन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी जो है सो आर्थिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक जीवन मतलब धन दौलत के मामले में, रुपया पैसा के मामले में आर्थिक जीवन। ठीक है ना, तो समझिए इसको। पशुपालन के लिए बताना है कि विभिन्न मोहर, यहाँ से स्टार्ट होती है कि विभिन्न मोहर और पुरातात्विक स्रोत से हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें भी हुआ करता था ना, उस मोहर में भी जानवरों का चित्र देखने को मिला है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि विभिन्न मोहर और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी इतिहास में खास करके ऐसा देखने को मिलता है कि ये हिस्ट्री के लिए बता रहे हैं ना, तो हिस्ट्री में खास करके ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ की अगर आपको जानकारी लेना हो ना, तो आप देखिए किसी पुराने स्थल खंडों पे जा कर के और उनके मिट्टी की खुदाई कीजिए, और उनके मिट्टी के नीचे से जैसे कुछ आपको प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि पहले के समय में, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि मेघ होती है जिसको हम लोग बारिश करते हैं, उसके बाद तूफ़ानी हवाएँ चलती है। इन तमाम चीज़ों के कारण, प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या होता है कि धूल मिट्टी एक जगह से उड़ करके आगे की ओर डिपॉजिट होती है, फिर यहाँ से उड़ के आगे की ओर डिपॉजिट होती रहती है। तो इस प्रकार की लगातार क्रियाएं चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे स्थल खंड होते हैं जहाँ कहीं पे अगर गड्ढा नुमा संरचना होता है तो मिट्टी उड़ के इसको जो है सो भर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सालों दर सालों जो है सो मिट्टी का जो है सो कहीं ना कहीं वो कटान और छटान और डिपॉजिट भी देखने को मिलते ही रहता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, इसी के क्रम में क्या होता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता या फिर कोई अन्य भी सभ्यता या फिर किसी भी पदार्थ का जो पदार्थ होती है, वो देखिएगा कि मिट्टी के नीचे बहुत सालों के बाद वो दब जाते हैं। दब जाने के कारण यही है कि वो जो है सो
मतलब हम कह सकते हैं कि हवाओं के द्वारा, जलों के द्वारा जो है मिट्टी का डिपॉजिट होता है और वो चीज़ों को ढक देते हैं। तो ढके हुए चीज़ों को खोद करके बाहर निकालना और फिर इसके बारे में अध्ययन करना ही पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुरातात्विक। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता देखिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें हैं ना, वो मिट्टी की खुदाई करके ही निकाला गया है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने एक मार्ग बना रहे थे, रेल मार्ग बना रहे थे, तो उसको खुदाई करने का काम दिया था मजदूरों को, और मजदूर जब खुदाई कर रहे थे तो उनको जो है सो विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है सो पृथ्वी के नीचे, मतलब मिट्टी के नीचे जो है सो खोदने के वक्त मिलता था। तो उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी जब उसी का खुदाई किया तो उसको बेहतरीन ढंग से जो है सो उसमें जो भी चीज़ें था, हर चीज़ की जानकारी अच्छे से हो पाया, और तभी से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना? तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब यही हुआ कि पुराने चीज़ों जो मिट्टी के नीचे दब गए हो, जो राजा महाराजा पहले उसका यूज़ किया करते थे, या पुराने समय में रहने वाले लोग जिस वस्तु का यूज़ किया करते थे, उस वस्तुओं को मिट्टी के नीचे से खुदाई करके ऊपर करना और उसका जो अध्ययन करना ही वो क्या कहलाएगा? पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। क्योंकि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार की स्रोतें होती है, एक पुरातात्विक स्रोत होती है और एक साहित्यिक स्रोत होती है, जो पहले ही वीडियो में हमने आपको बता दिए थे। ठीक है ना? और साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आपको लिखित रूप से प्रमाण अगर मिल जाता है तो वो आपका साहित्यिक स्रोत होता है, मतलब लिखे हुए रहते हैं प्रमाण। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिखे हुए नहीं होते, तो उसकी जो चीज़वित होती है, उसकी जो वस्तुएँ होती है, उसको देख करके अगर हम उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि यह पुरातात्विक स्रोत है। समझ गए ना इतनी बातें? चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ से समझिए। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया कि इसकी जो है सो विभिन्न मोहर और पुरातात्विक स्रोत से ही हड़प्पा सभ्यता में इस बात की जानकारी हो पाया है कि ये पशुओं का भी पालन करते थे। अब किन पशुओं की पालन करते थे तो उसको समझिए। कहता है कि इनके प्रमुख पालतू पशु कौन कौन थे? तो गाय थे, उसके बाद भैंसा था, कुत्ता था, बकरी था, इत्यादि था। इन तमाम चीज़ जो है, तमाम जानवरें जो है सो ये पालतू हुआ करता था। गाय भी हुआ करता था, भैंस भी हुआ करता था, कुत्ता भी, बकरी भी, तमाम चीज़ें हुआ करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो पालतू पशु हैं वो कौन कौन से हैं तो देख लिया आपने। अभी के समय में ये सारी चीज़ें जो है सो हमारे यहाँ पालतू पशु है। ठीक है। अगला कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व के पशु एक श्रृंगी गेंडा, या फिर इसी को यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो एक सिंग वाला गेंडा या फिर यूनिकॉर्न कहलाते हैं, और यही जो है सो विशेष महत्व के हुआ करते थे, एक श्रृंगी गेंडा। समझ गए ना? लेकिन अभी के समय में क्या कहते हैं? गाय है, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय हमें दूध देती है, इसीलिए हम उनको माता मानते हैं। और भी कारण है इन, समझ गए ना? तो हड़प्पा सभ्यता में ध्यान में रखिए, एक श्रृंगी गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा आप लोग भी देखे होंगे, जानते भी होंगे ना? तो वो उस समय की फेमस पशु हुआ करता था। आगे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय पशु कोवर वाले सिंह थे। पूजनीय पशु, ये पूजनीय पशु कोवर वाला सिंह जो है आज के समय में भी ये पूजनीय ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव की जो सवारी है वो कौन है? तो बसहा जी हैं। तो बसहा जो होते हैं उनके कोबर पे, पीठ पे जो इस प्रकार की संरचना जो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना, इस प्रकार से आप लोग देखे भी होंगे। तो ये वाला जो भाग बीच में उठा हुआ रहता है ना, इसी को कोबर कहते हैं। तो कोबर वाला जो शर्ट होती है, कोबर वाले जो बैल होते हैं, उसकी पूजा तो आज भी किया जाता है ना, क्योंकि ये भगवान शिव की जो है सो सवारी माना जाता है, जिसके कारण जो है सो हिंदू धर्म वाले लोग जो होते हैं इनकी भी पूजा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी पूजनीय ये पशु हुआ करता था। आगे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर में घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने जो कि सारे चीज़ों से यूनिक हो जाती है, और यूनिक होने के कारण ही इसको हम लोग यूनिक मान लेते हैं और इम्पोर्टेंट भी मानते हैं। तो इसमें क्या कहा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर से घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं देखने को मिला। मतलब जानवर के प्रयोग है, लेकिन घोड़ा और शेर का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है। लेकिन वही पशुपति शिव के चारों ओर वाला जब बातें कहेगा ना, तो उसमें तो देखे थे ना कि शेर भी था, उसके बाद जो है सो हाथी भी था, हिरन भी था, गेंडा भी था, इस प्रकार से था, है ना? घोड़ा नहीं था। तो ये आपने देख ली। चलिए इसके बाद आगे देखिए, समझिए इसको। इसमें फिर आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं है, परंतु घोड़ा से परिचित हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित तो है, लेकिन घोड़ा को पाल नहीं रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घोड़ा इसका पालतू पशु नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि घोड़ा के अवशेष जो है वो
सुरकोटदा और लोथल से प्राप्त हुए, क्योंकि ये लोथल जो है सो उस समय में डॉकयार्ड हुआ करता था। डॉकयार्ड कहने का मतलब पत्तन या फिर बंदरगाह। बंदरगाह कहने का मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जहाज़ लग सकते हैं, है ना, उन क्षेत्रों को पत्तन कहते हैं, डॉकयार्ड कहते हैं। जहाज़ लगने का मतलब जो समुद्री जहाज़ होती है ना, उनको जो है सो लगाने के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, उस क्षेत्र को ही हम लोग डॉकयार्ड कहते हैं। तो ये जो है सो वहाँ से घोड़ा का अवशेष मिला है। तो घोड़ा का अवशेष मिलने का मतलब ये साफ शब्द में स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर जैसे व्यापार होता था, और व्यापार के क्रम में हो सकता है कि मिस्र या फिर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से उन लोगों का जो है सो घोड़ा पालतू पशु होगा, और वो जो है सो अपने घोड़े पे सामानों को लाद करके लाया होगा, और बीमार पड़ने के कारण घोड़ा की मृत्यु हो गई होगी। तो उसका अवशेष तो वहीं रह जाए, क्योंकि मरे घोड़े को वो थोड़ी ना उठा करके या ढो करके ले जाएंगे, तो वहीं पर छोड़ दिए होंगे। तो उसी का अवशेष जो है सो मिला है। तो इसलिए कहते हैं कि घोड़ा के अवशेष तो मिला है, परंतु ये घोड़ा से जो है सो पालतू पशु घोड़ा इसका नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली। चलिए अब आगे समझिए इसमें क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो किस प्रकार से हुआ करता था, व्यापार के बारे में समझिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से समझिए। इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। अब आंतरिक और बाह्य कहने का मतलब ये समझना है, ये आंतरिक है और ये बाह्य है। बाह्य का मतलब बाहर, बाहर कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि हमारा भारत देश अभी है, भारत देश महान है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे भारत की कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉरेन से यानी कि विदेशों के साथ संपर्क में रह करके उसके बाद व्यापार करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी कंपनियां हैं जो अपने देश के अंतर्गत रह करके, अपने देश के भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत रह करके ही छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, तो उसको हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। लेकिन जब ये इंटरनेशनल लेवल पर जब बिजनेस किया जाता है तो इसी को हम बाह्य व्यापार के रूप में मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता उस वक्त के समय में भी बाह्य व्यापार किया करते थे, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ये व्यापार किया करते थे। समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए, अगले स्लाइड पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें समझिए इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छे से हम आप लोगों को बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, इसका यदि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो इस चीज़ का हम आपको वीडियो जो है सो PDF भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी इसका कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने तो इसका PDF बना लिया, मेरे पास कैसे आएगा। तो आप केवल पढ़िए, इसको ध्यान से मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि BPSC लेवल के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो BPSC लेवल का सोच भी आपका होना चाहिए। अच्छे से एकदम जो है सो काक चेष्टा बको ध्यान अच्छे से समझने की कोशिश से कीजिए, और उसके बाद जो है सो आप देखिए एकदम मौज ही मौज है। एजुकेशन में वो शक्ति होती है जो दुनिया की हर चीज़ को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहता है ना कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले शिक्षा लेना है, शिक्षा लीजिए और उसके बाद देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। समझ गए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस प्रकार का वीडियो जैसा पर डे मिलता रहेगा, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में आकर के देखिए, सभी विषयों का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। सारे विषयों का आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे से यहाँ से आपकी तैयारी हो सकती है। देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों के साथ करते थे। यानी कि आपको बहुत अच्छा समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थे वो अपनी व्यापार किसके किसके साथ करते थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जो है, ये दोनों सभ्यताओं के साथ ये अपने व्यापार किया करते थे। फिर आगे कहता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में अक्कद के शासक सरगौन, अक्कद एक क्षेत्र है, उस अक्कद के शासक कौन है, तो सरगौन है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के निवासी हैं। तो सरगौन ने अपने अभिलेख में यह दावा किया कि मेरे यहाँ दिलमन, माखन और मेलूहा के व्यापारी लंगर डालते हैं। लंगर डालते हैं, लंगर मतलब आपको लोगों को समझ में आ रहा है ना। लंगर मतलब ये नहीं समझिएगा कि कहीं पे जो है सो भोज भात का व्यवस्था किया गया है और जाना है और पत्ता लेना है और खा लेना है, तो ऐसे नहीं है। ये लंगर का मतलब वो नहीं है। लंगर का मतलब यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जहाज रोकना, मतलब एक ऐसा क्षेत्र, मतलब आप जस्ट लाइक इसको समझ सकते हैं कि पत्तन ही है। लंगर मतलब पत्थर, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का ये शब्द है वो लंगर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जहाज को रोका जाता है उसी को लंगर कहते हैं। तो ये अक्कद के शासक सरगौन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार लगाया हुआ है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अक्कद के शासक सरगौन यही जो है सो अपने अभिलेख में इस बात का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ दिलमन, माखन और मेलूहा
तीनों की जो है सो व्यापारी क्या करते हैं तो लंगर डालते हैं। अब ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं तो उसके बारे में समझिए। नीचे देखिए उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि दिलमन की पहचान जो है, अभी बताया ना कि दिलमन भी जो है, तो दिलमन की पहचान जो है बहरीन द्वीप से होती है, मतलब बहरीन द्वीप के जो निवासी हैं उनको दिलमन कहते थे। माकन की पहचान जो है सो बलूचिस्तान से, जो अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों में है, तथा मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुआ। तो मेलुहा जिसको हमने कहे हैं यहाँ पे, उसकी पहचान किससे हुई तो हड़प्पा से। यहाँ पर ना दिलमन, माकन और मेलुहा, तो मेलुहा कौन है, हड़प्पा है। दिलमन कौन है तो दिलमन के बारे में आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या है तो बहरीन द्वीप के बारे में बताया गया है, और माकन के बारे में बलूचिस्तान के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो इन तीनों को जो है सो यहाँ पे जो है सो व्यापारी लंगर डालते थे, मतलब अपने जहाज़ को वहाँ पे रोकते थे। आगे देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार में मध्यस्थता का काम बहरीन द्वीप करते थे। बहरीन एक प्रकार का द्वीप है, उसी द्वीप पर जाकर के दोनों व्यापारी एक दूसरे के आमने सामने होते थे और अपने व्यापार को आगे की ओर बढ़ाते थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच जो मध्यस्थता करने का काम करता था वो कौन से थे तो बहरीन द्वीप के माध्यम से ये मध्यस्थता करते थे। समझ गए ना। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। जरूर एक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा आप लोग, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार से पीडीएफ के माध्यम से समझ सके। क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई टीचर अगर आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं तो आप उनकी वीडियो को तो देख लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं, लेकिन वो उसका पीडीएफ नहीं मिल पाने के कारण या फिर अच्छे से उसको तरीका नहीं समझा पाने के कारण आप लोग जो है सो उसको तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन हम क्या करते हैं, समझाने के साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। कहीं पे आप जाइएगा तो हो सकता है वहाँ पे जो है सो इसी चीज़ों को बताने के लिए आपको मोटी रकम ले लिया जाए। क्योंकि बीपीएससी के लेवल की पढ़ाई करने के लिए आपको जानता है ना कि आपको 40-50 हज़ार रुपया ठग लिया जाता है, और उसके बावजूद भी जो है सो इतना अच्छे से आपको नहीं मिलता होगा। समझिए आगे क्या कहते हैं। देखिए इसमें कहता है कि अब वस्तु कौन सी है और व्यापार करने का जो स्थान है वो कौन कौन से, किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था उनके बारे में समझिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तांबा, टीन, सोना, चांदी है ना, फिरोजा और लाजवर्द जो है, इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम वस्तुओं का जैसे व्यापार हुआ करता था। इसी में आपसे पूछा जाएगा कि तांबा किस स्थान से व्यापार किया जाता था, तो आपको ध्यान में रखना ये खेतरी जो अपने भारत के राजस्थान के क्षेत्रों में खेतरी है, वहीं से तांबा का जो है व्यापार है हुआ करता था। ये ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि तांबा कहाँ से मिलता है अपने भारत में, तो खेतरी। कहाँ है खेतरी तो राजस्थान में। ठीक है। टीना के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में बताना है कि ये ईरान के क्षेत्रों में मिलता था और वहीं से इसका व्यापार होता था। सोना जो है सो ईरान और दक्षिण भारत का अपना जानते हैं ना कर्नाटक, इसी में KGF नाम का जो सो फिल्म भी बना है ना। तो सोना का जो है सो यहाँ से भी व्यापार हुआ करता था। चांदी भी ईरान से होता था, फिरोजा अफगानिस्तान से, लाजवर्द भी कहाँ से होता था तो ये बदखसा जो अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से इसके व्यापार हुआ करता था। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए। इसमें कहते हैं आगे, सब चीज़ को याद करते जाइएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी किस प्रकार के वस्तुओं का अधिक व्यापार करते थे। कौन सी वो वस्तुएं हैं जिसका ये अधिक व्यापार करते थे, तो ध्यान में रखना है यहाँ पर क्या बताया गया है, विलासिता संबंधित पदार्थ। विलासिता संबंधित पदार्थ, अब आपको समझना तो पड़ेगा ना कि विलासिता है क्या। तो विलासिता का मतलब यहाँ पे समझिए कि वह वस्तु जो अपनी शौक से खरीदा जाता हो, जो शौक से खरीदा जाता हो उसी को विलासिता का वस्तु कहते हैं। अब शौक से कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार आप लोगों ने देखते होंगे कि लड़की जो है सो मेकअप ज़्यादा करते हैं, मेकअप के सामान खरीदते हैं। तो आपको ये भी तो समझना चाहिए, अगर वो लड़की मेकअप के सामान ना खरीदे, मेकअप ना करे, तो क्या वो जीवित नहीं रह सकता है? बिल्कुल जीवित रह सकता है, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ें चाहिए क्योंकि वो अधिक सौंदर्य देखना चाहती है, अच्छे अट्रैक्टिव लगना चाहती है, इसलिए वो जो है सो क्या खरीदते हैं तो मेकअप के सामान खरीदते रहते हैं। लड़कों में भी ऐसे होते हैं कि कई बार वो भी होते हैं कि एकदम जो है सो हाई फाई में रहते हैं, वगैरह वगैरह, वो भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो विलासिता की वस्तु यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब नहीं भी खरीदे फिर भी काम चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ों का शौक करते हैं, तो उसी को हम लोग विलासिता की वस्तु कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारी हैं ये भी जो है सो विलासिता संबंधित पदार्थों का व्यापार करते थे। समझ गए ना। चलिए अगले स्लाइड पे आ जाते हैं, और कमेंट भी कीजिएगा कि हमारी वीडियो किस टाइप कैसा लगता है आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ने में, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताइएगा तभी तो हमें आइडिया लगेगा ना कि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है या फिर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको समझिए यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता में एक निश्चित माप तौल की, एक सेकेंड, शायद पेज, हाँ यही है ना 13 पेज, चलिए ठीक है स्लाइड पे ठीक से यहाँ समझ लीजिए इसको। क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक निश्चित मापतौल की प्रणाली विकसित थी। मापतौल की प्रणाली कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से अभी हमारे पास हमारे साथ जो मापतौल की इकाई है ना, जो 1 केजी 2 केजी बटखारा जिसको हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार से मापतौल की इकाई है। तो फिर क्या कहते हैं, लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हैं तथा इस सभ्यता से विभिन्न आकार के वाट प्राप्त किए गए हैं। वाट कहने का मतलब वही बटखारा, जो बटखारा आज के समय हम लोग जानते हैं ना, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी, यही बटखारा को उस समय में वाट कहते थे। और मापतौल की इकाई भी विकसित उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के समय में था। ठीक है, आगे कहते हैं कि अधिकांश वाट का आकार कैसा था, तो घन आकार था, यानी कि घन के आकार का जो है सो वाट का आकृति हुआ करता था। और अभी के समय में भी तो लगभग वैसा ही है ना। फिर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की इकाई क्या थी, तो 16। ये वीवीआई क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टार मार्क्स भी लगा हुआ है ना, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की इकाई क्या थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि 16 था। क्या था, 16 था। तो अब आगे देखिए यहाँ से, है ना, इसको देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊर, निप्पुर और सूसा से प्राप्त हुए हैं। यानी कि मेसोपोटामिया में एक क्षेत्र है ऊर, दूसरा है निप्पुर और तीसरा है सूसा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है, मतलब मोहर मारने के मतलब जानते हैं कि उसकी पहचान होती है कि हमारे क्षेत्र से या फिर हमारी कंपनी से जो है सो ये प्रोडक्ट आया है, तो वो अपनी मोहर को मार करके उसके बाद जो है सो भेजा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो ऊर नामक क्षेत्र है, निप्पुर और सूसा नामक क्षेत्र है, वहाँ से भी प्राप्त हुआ है। तथा मेसोपोटामिया सभ्यता की जो बेलनाकार मोहर है, बेलनाकार, वो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो मोहर है वो कैसा है, तो बेलनाकार है। और इसकी जो मतलब मोहर है वो कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। ठीक है ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। समझ गए, चलिए आगे देखिए। फिर आगे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पत्तन, जिसको डॉकयार्ड कहते हैं। डॉकयार्ड और पत्तन मतलब समझ गए ना, कि जहाँ पे पानी वाले जहाज आकर के किनारे लगते हैं उसी को पत्तन या डॉकयार्ड कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं। लोथल था, कौन सी क्षेत्र था, तो पत्तन लोथल था। लोथल जो अभी के समय में कहाँ है, गुजरात के क्षेत्रों में, आप लोग को जानते हैं। आगे कहते हैं कि स्थल मार्ग से व्यापार के लिए प्रमुख साधन उसका बैलगाड़ी था और भैंसागाड़ी था। अगर वो स्थल मार्गों से चाहते कि व्यापार करे तो उसके लिए मार्ग कौन सा था, तो बैलगाड़ी और भैंसागाड़ी थे। इतनी बातें आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। चलिए अब अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। ये तो बहुत छोटा छोटा है और अच्छे से आप लोग समझ भी पा रहे हैं। अगले स्लाइड नहीं, इसी में है और भी सारा, देखिए। अब उसके बाद कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है, इसकी सामाजिक जीवन के बारे में समझिए। जो आर्थिक जीवन था वो कंप्लीट होती है, धार्मिक जीवन भी कंप्लीट होती है, और अब स्टार्ट हो रही है सामाजिक जीवन। ये सारी जीवनें जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए ही हम पढ़ा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। नहीं तो वनडे के एग्जाम रहता तो ऑलरेडी जो है हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उसमें उतना ही पूछा ही जाता है। ये सब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो इसलिए जो है सो आप लोग जो है सो इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए, क्योंकि हमारी क्लास ऑलरेडी हमने आपको जो है सो नोटिस कर चुके हैं कि किस लेवल का चलने वाला है। समझिए आगे। अब इसके बाद इसमें कहता है कि सामाजिक जीवन में कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में माताओं की विशेष दर्जा दिया जाता था, यानी कि महिला का प्रधानता हुआ करता था, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक जो है सो समाज कहा गया। लेकिन अभी के समय में क्या है, ये पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता के नाम के आधार पर जो है सो अपने बच्चे की पहचान होती है, इसलिए पितृसत्तात्मक कहते हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि उनकी माताओं के नाम के आधार पर जो है सो उनकी संतानों की पहचाने हुआ करता था, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए क्या, सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहने जाते थे, यानी कि पहनने के लिए वस्त्र जो हुआ करता था वो किस टाइप का हुआ करता था, तो आपको बताना है कि सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे।
आगे समझिए कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन भी करते थे, यानी कि उस समय के लोग भी मांस भी खाते थे और जो है सो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो शाकाहारी मतलब मांस को खाना पसंद नहीं करते थे, दोनों प्रकार के थे। लेकिन आज के समय में क्या एक सर्वाहारी भी जुड़ गया है। आगे कहता है कि सौंदर्य के प्रति सचेत थे, यानी कि सभी मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो महिलाएं हुआ करते थे वो अपने सौंदर्य पर भी विशेष प्रकार के ध्यान दिया करते थे। समझ गए। आगे देखिए स्टार लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मनोरंजन के लिए नृत्य क्या करते थे, संगीत क्या करते थे, शिकार करते थे, पासा का खेल, बैलगाड़ी की लड़ाई, उसके बाद भैंसा की लड़ाई इत्यादि कार्य करते थे। ये तमाम चीज़ें जैसे मनोरंजन के रूप में किया जाता था। नृत्य मतलब नाचना, नृत्य मतलब नाचना, संगीत मतलब गीत भी सुनते थे, शिकार भी करते थे, पासा लूडो छक्का जिसको कहते हैं ना वो भी खेल खेला करते थे। और बैलगाड़ी इस समय है, बैल है तो बैलगाड़ी का भी जो है यहाँ पर रेस लगाई जाती थी, भैंसा के बीच लड़ाई लड़ाया जाता था। इन तमाम चीज़ों से मनोरंजन किया करते थे। लेकिन इसी के बीच आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो वासी है वो मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ और रथ दौड़ का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि इस समय घोड़ा इनका पालतू पशु है ही नहीं, क्योंकि ये घोड़ा से परिचित है परंतु घोड़ा इनकी पालतू पशु नहीं है। समझ गए ना। आगे देखिए अगले स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं, इसको समझिए। अब नगर के बारे में यहाँ से बताना है आप लोगों ना, तो नगर के बारे में समझिए, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। समझिए नगर के बारे में समझना है कि उसका नगर किस प्रकार के हुआ करता था। तो इसके बारे में बताना है कि नियोजित नगर चेस बोर्ड के आकार में ग्रिड जाल प्रणाली आधारित था। नगर मतलब समझ लेना कि हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में हम लोग को बताया था कि यह सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। सुनियोजित कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो मकानें हुआ करता था, जो घर हुआ करता था, वो एक खास एंगल पे बनाया जाता था, 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि इसके आंगन में जो है सो कुआं की भी व्यवस्था था। चापाकल तो हुआ नहीं करता था लेकिन कुआं की व्यवस्था उस प्रकार से था। और अगर मान लेते हैं कि ये क्या है कि इसका मुख्य सड़क है, तो मुख्य सड़क के दोनों किनारे किनारे जैसे इसकी घर हुआ करता था। और सुनियोजित कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति का मकान एक महल का है तो वो सभी का सभी इस कॉलोनी में जितने भी रहने वाले लोग होंगे वो सभी का मकान एक महल का ही बनाया जाएगा। लेकिन अगर इस दूसरे मोहल्ले में जाकर के अगर डबल महल का मकान बनाया हुआ है तो इस मोहल्ले में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी का मकान 2 महल का ही रहेगा, 2 मंजिला महल ही रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर था वो सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। और इनकी महल जो अगर भवन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों प्रकार के भवनें जो है सो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। समझ गए ना। तो ये जो है सो कैसा चेस बोर्ड के आकार का ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। और फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता के नगर दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत मतलब किला बंदी। नगर जो है सो इसको चारों ओर से जो है सो किला से बंदी कर दिया जाता था। बंदी करने का मतलब मान लेता है कि अगर ये मकान है, ये क्या मकान है, तो इसके चारों ओर से किला बंदी करते थे। किला मतलब एक तरह से इसका बाउंड्री समझना है कि जो बाउंड्री आज के समय हम लोग घेरते हैं ना वही इसका किलाबंदी हुआ करता था। समझ गए ना, दुर्गीकृत था। फिर दूसरा डबल स्टार लगा के ये भी और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 टीले में विभाजित थे। 2 टीले मतलब एक टीला का नाम पूर्वी टीला था और दूसरा का पश्चिमी टीला नाम था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी टीला जो हुआ करता था वो आवासीय क्षेत्र या जहां जन सामान्य लोग निवास करते थे उसको हम पूर्वी टीला कहते हैं। मतलब साधारण जो गरीब तबके के लोग सामान्य लोग हुआ करते थे उनका एक क्षेत्र अलग हुआ करता है जो पूर्वी टीला के नाम से जाना जाता है। और जो थोड़ा सा अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे वो पश्चिमी टीला, मतलब इसे दुर्ग या गढ़ही कहा गया, जहाँ संभवतः शासक वर्ग रहते थे। कौन से वर्ग? शासक वर्ग रहते थे। और इनका आकार पूर्वी टीला की तुलना में छोटा था लेकिन इनका तल ऊंचा हुआ करता था। मतलब ये हुआ कि जो सामान्य लोग हुआ करता था वो पूर्वी टीला में, जो शासक वर्ग लोग हुआ करता था वो पश्चिमी टीला पर रहते थे। पश्चिमी टीला का आकार तो बहुत ही छोटा था लेकिन ये हाइट अगर इसका पूछा जाएगा तो हाइट बहुत ही ऊंचाई पर था, ऊंचा था। लेकिन पूर्वी टीला जो था उसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा था लेकिन इसकी जो हाइट जो था वो बहुत ही नीचा था। मतलब यहाँ पे अगर बारिश लग जाए तो पानी भी आ जाए, लेकिन ये जो है ऊंचाई पर रहा करते थे। छोटा है लेकिन ऊंचाई क्षेत्र पर रहते थे। तो ये 2 प्रकार का टीला है, इनके बारे में आपने समझ लिए। नगर के बारे में हम अब अगले वीडियो में और भी अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।
इसके आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में फिर से लेकर के आएंगे। हमारी वीडियो आप लोगों को किस टाइप का लगता है, आपको समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट कि आपको कैसा लगता है। अगर वीडियो लाइक आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत मेहनत से जो है सो हमारे वीडियो को जो है सो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो इसका परिणाम जो है सो आपका एक लाइक ही मिलता है हमें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई जो है सो एजुकेशन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से होने वाला है। आप लोग पढ़ के भी देख लिए होंगे कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं हम आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।